Hello student, welcome to Saint Angel online classes. We all are working from home. Student, in previous video we will solve question number 10.7 from wave optics. Student, before starting the next question, I will discuss two topics जिससे कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका फ्रेनेल डिस्टेंस विच इज इंडिकेटेड बाय ZF. स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 में हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था और उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, जबकि चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स में हमने ये भी देखा कि लाइट अपने पाथ से बेंड भी हो जाती है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन. इट मीन्स लाइट से रिलेटेड दो कंसेप्ट हो गया. एक कंसेप्ट कह रहा है लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती, दूसरा कंसेप्ट कह रहा है लाइट अपने पाथ से बेंड भी हो सकता है. तो एज अ स्टूडेंट और एज ऑब्जर्वर हम किस कंसेप्ट को कहाँ यूज करें, उसी का आंसर है फ्रेनेल डिस्टेंस. बच्चों, फ्रेनेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है. इट आल्सो नोन एज वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स. इट मीन्स वो डिस्टेंस जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है और रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट यानी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ वैलिड होता है, वो डिस्टेंस कहलाता है फ्रेनेल डिस्टेंस. एंड आफ्टर दैट वेव ऑप्टिक्स वैलिड. हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. मान लो बच्चों, ये कोई ओपनिंग है, और इस ओपनिंग पे एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया जाता है. इस ओपनिंग का विड्थ क्या बच्चों, A, और यहाँ स्क्रीन रख दिया जाता है एट अ डिस्टेंस D. तो बच्चों, अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर लाइट इस पोर्शन से पास हो रही है तो स्क्रीन का ये पोर्शन ही इल्यूमिनेट होगा. इट मींस अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स लाइट ट्रेवल इन सच वे ओनली दिस पार्ट ऑफ स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड. बट अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में क्या देखा हम लोगों ने बच्चों कि लाइट अपने पाथ से ऐसे रीजन में भी पहुंच जाती है जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था. इट मींस अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स इतना रीजन स्क्रीन का इल्यूमिनेटेड होगा, while according to ray optics स्क्रीन का इतना रीजन ही इल्यूमिनेटेड होगा. अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग दिस इज अ मिनिमा एंड दिस इज आल्सो मिनिमा. और वी नो दैट लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव मिनिमा, दो लगातार मिनिमा के बीच का लीनियर डिस्टेंस कंसीडर x. वो लीनियर डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, वो होता है लैम्डा d अपॉन a. हम ये पढ़ चुके हैं कि दो लगातार मिनिमा के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा d अपॉन a, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. तो अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट स्क्रीन का ये डिस्टेंस दैट इज x लैम्डा d अपॉन a पार्ट इल्यूमिनेट होगा. बट अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स ओनली द पार्ट विच इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट और विड्थ ऑफ ओपनिंग A इज इल्यूमिनेटेड. सो फ्रेनेल डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, तो फ्रेनेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है. अगर हम ध्यान से देखें तो इस पोर्शन तक अगर स्क्रीन को हम यहाँ प्लेस कर दे, क्या उस कंडीशन में स्क्रीन का ये पोर्शन ही इल्यूमिनेट होगा, बिल्कुल ये पोर्शन इल्यूमिनेट होगा, और विच इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट और विच आल्सो वैलिड अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स. इट मींस इस पोजीशन से पहले तो रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा. जैसे हम इसे दूर ले जाएंगे स्क्रीन का ये पोर्शन इल्यूमिनेट होगा, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, लाइट का बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा. इट मींस बच्चों
स्क्रीन के इस पोजीशन के बाद बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, बट बिफोर दिस पोजीशन लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट पाथ, ये assumption फैक्ट है। तो स्टूडेंट फ्रेनेल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स वैलिड। सो फ्रेनेल डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? तो इट इज द डिस्टेंस up to which ray optics dominate over wave optics, or up to which ray optics is good approximation। तो बच्चों फ्रेनेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है। आफ्टर दैट फ्रेनेल डिस्टेंस के बाद वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू रे ऑप्टिक्स। बिकॉज यहाँ से क्लियर है बच्चों कि इसके बाद स्क्रीन को अगर हम इसके बाद प्लेस करें तो लाइट का बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बिफोर इट बेंडिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक्स प्लेस, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज फ्रेनेल डिस्टेंस। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रेनेल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच का वो डिस्टेंस है जब x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? a के। इट मीन्स व्हेन x इक्वल टू a then d is equal to Fresnel distance। so for Fresnel distance के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बच्चों कि x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? a के। जब ये x a के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? फ्रेनेल डिस्टेंस से। इफ x इक्वल टू a then distance between slit and screen, that is d, is replaced with zf। यानी उस कंडीशन में जो डिस्टेंस स्लिट और सोर्स, स्लिट और स्क्रीन के बीच में होगा वही डिस्टेंस फ्रेनेल डिस्टेंस कहलाता है। सो x इक्वल टू लैम्डा d अपॉन a, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a एंड d इक्वल टू zf, देन a इक्वल टू लैम्डा zf अपॉन a। अगर हम यहाँ से ZF कैलकुलेट करें तो ZF क्या हो जाएगा बच्चों? ZF इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्डा। इट मीन्स ZF इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्डा, वेयर a इज द width of opening and lambda is the wavelength and ZF is the distance up to which ray optics valid। अगर बच्चों इस इक्वेशन को ध्यान से हम देखें तो if लैम्डा इक्वल टू 0, अगर लैम्डा 0 हो जाए तो ZF क्या हो जाएगा? देन ZF इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मीन्स अगर रे ऑप्टिक्स को वैलिड करना है या रे ऑप्टिक्स हर जगह वैलिड होने के लिए क्या कंडीशन है कि वेवलेंथ 0 होना चाहिए। वेवलेंथ 0 का क्या मतलब है बच्चों? लाइट को रे फॉर्म में ट्रेवल करना चाहिए, लाइट स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल कर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट। स्टूडेंट आपने डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड पढ़ा था 11th क्लास में। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में होता क्या था कि जब कोई सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों स्टेशनरी होते हैं तो उस कंडीशन में सोर्स ऑफ साउंड जो फ्रीक्वेंसी एमिट करता हो वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर कैच करता था। मगर जैसे ही दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता था तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी जनरेट बाय द सोर्स। उस कंडीशन में ऐसा होता था। सेम लाइट के केस में भी होता है बच्चों। मान लो ये कोई सोर्स है लाइट का और ये कोई ऑब्जर्वर है। अब अगर ये दोनों ही रेस्ट में है उस कंडीशन में जो ये सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट करेगा वही फ्रीक्वेंसी का लाइट इस ऑब्जर्वर को रिसीव होगा या ऑब्जर्वर उसी फ्रीक्वेंसी के लाइट को ऑब्जर्व करेगा। वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है हम इसे
न्यू से इंडिकेट करते हैं बिकॉज स्मॉल एफ को हम फोकल लेंथ से इंडिकेट कर चुके हैं। रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है और ब्लू या वॉयलेट की ज्यादा होती है। इट मीन्स रेड कलर की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और ब्लू की मैक्सिमम होती है। अब ध्यान से देखें बच्चों, तो अगर दोनों के बीच में, अगर दोनों रेस्ट में है, केस फर्स्ट, जब दोनों ही रेस्ट में हो तो जो फ्रीक्वेंसी का लाइट सोर्स एमिट करेगा वही फ्रीक्वेंसी का लाइट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। केस सेकंड, मगर जैसे ही दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाती हो, यानी सोर्स भी कुछ स्पीड से मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर कुछ स्पीड से मूव कर रहा हो, चाहे वो अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स ईच अदर या कोई भी कंडीशन हो सकता है, जैसे ही दोनों के बीच में किसी टाइप का रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट करता है उस फ्रीक्वेंसी का लाइट ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच, या तो उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी का लाइट इस ऑब्जर्वर के थ्रू ऑब्जर्व किया था या उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इस ऑब्जर्वर के थ्रू ऑब्जर्व किया था। अब हम देखते हैं किस कंडीशन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट ऑब्जर्व किया जाएगा और किस कंडीशन में कम फ्रीक्वेंसी का लाइट ऑब्जर्व किया जाएगा। तो बच्चों इतना तो क्लियर है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो और इसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के ऑर्डर का हो, 10^6 10^7 के ऑर्डर का हो, ऐसे नहीं 2 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर दोनों के बीच में जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के ऑर्डर का हो तो उस कंडीशन में सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट करता है ऑब्जर्वर के पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट रिसीव होता है। अब सोचो बच्चों, सोर्स ने एमिट किया रेड कलर की फ्रीक्वेंसी का लाइट जो सबसे कम होता है और ऑब्जर्वर के पास वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होके पहुंची। इट मींस हो सकता है उस ऑब्जर्वर को ब्लू कलर दिखाई दे, रेड कलर दिखाई ना दे। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, रेड कलर की लाइट है, ब्लू कलर कैसे दिखाई देगी, लेकिन ऐसा होता है। इट मींस व्हेन फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी एमिट बाय द सोर्स, then it is known as blue shift. And just its opposite, when frequency received by the observer is less than frequency emitted by the source, then it is known as red shift. तो रिलेटिव मोशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है इसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। सो इट स्टेट दैट there is a change in frequency of light emit by any source if there is a relative motion between source and observer, which is in order of speed of light, यानी लाइट की स्पीड के ऑर्डर में अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। सो वी नो दैट लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हम पढ़ चुके हैं ये। इट मींस c इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, वेट c इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट बाय द सोर्स व्हेन बोथ आर स्टेशनरी। डिफरेंशिएट बोथ साइड, d c इक्वल टू d न्यू लैम्डा। स्टूडेंट c इज द कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू 3 into 10 power 8। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। Here frequency and lambda both are variable, so we use product rule। हम product rule use करेंगे, mu d lambda plus lambda d mu, u into v। We know that differentiation of u into v equal to फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसे का वैसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन।
ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो न्यू डी लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा डी न्यू, इट मीन्स डी न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू माइनस डी लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो बच्चों चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन actual frequency is equal to minus change in wavelength upon actual wavelength. Student, we also know that wavelength is directly proportional to speed. So this is the relative change in wavelength, which is equal to minus relative change in speed between source and observer upon actual speed. So we can say that delta mu by mu equal to minus delta lambda by lambda equal to minus delta v को हम v रेडियल भी कहते हैं बच्चों अपॉन c। Now student, if source and observer move towards each other, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि लाइट को सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। एंड वी नो दैट frequency is equal to 1 upon time period, inversely proportional to time period. So when source and observer move towards each other, then टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, कम टाइम लगेगा लाइट को यहाँ से सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में, और टाइम कम लगेगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज। देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इट मीन्स अगर ये कम फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट कर रहा होगा, मान लो आप ये रेड कलर की फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय द ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर। इट मीन्स हो सकता है उसे इंडिगो कलर दिखाई दे, हो सकता है उसे ब्लू कलर दिखाई दे, बिकॉज क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को जो रिसीव हो रही है लाइट की वो इंक्रीज हो रही है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। सो इसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। क्या कहते हैं बच्चों, इसे ब्लू शिफ्ट, कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेड से ब्लू की तरफ अप्रोच कर रही होती है, ब्लू शिफ्ट। एंड सेम बच्चों, इफ अगर दोनों एक दूसरे के से दूर जाए, इफ बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अब जरूरी नहीं बच्चों दोनों ही एक दूसरे से दूर जाए, हो सकता है ऑब्जर्वर दूर जाए, हो सकता है सोर्स दूर जाए, इट मीन्स दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो इफ बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि लाइट को सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज हो जाना। इट मीन्स अगर ये सोर्स ब्लू कलर का लाइट एमिट कर रहा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो हो सकता है ऑब्जर्वर तक आते आते वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाए और रेड कलर के रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को रिसीव हो। इट मीन्स अगर सोर्स ब्लू कलर का लाइट जनरेट कर रहा हो तो ऑब्जर्वर को रेड कलर का लाइट दिखाई दे सकता है। दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे, रेड शिफ्ट। सो इफ बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, देन क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाने का मतलब है ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी का लाइट हो सकता है इस ऑब्जर्वर को रेड कलर की फ्रीक्वेंसी रिसीव हो, जिस वजह से वो रेड कलर दिखाई दे, जिसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट, कॉल्ड रेड शिफ्ट। So please pause the video and note in your notebook. Now student, let's solve next question from chapter 10, question number 10.8. What is the Bristol angle for air to glass transition? Refractive index of glass is 1.5. So student, from question ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है बच्चों, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, और लाइट ट्रेवल कहाँ कर रही है, एयर टू ग्लास। इट मींस μ1 इज इक्वल टू 1 एंड μ2 इक्वल टू μg इक्वल टू 1.5।
वी हैव टू फाइंड द ब्रूस्टल एंगल और पोलराइजिंग एंगल, दैट इज आईपी। आईपी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टल लॉ tan IP इक्वल टू क्या होता है बच्चों, μ2 अपॉन μ1, वेयर μ2 इज द refractive index of second medium and μ1 is the refractive index of first medium. So tan IP equal to μ2, where μ2 is equal to 1.5 and μ1 is equal to 1. So IP equal to tan inverse 1.5. So finally IP equal to 56.3 डिग्री। बच्चों ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अदरवाइज आप यहाँ छोड़ सकते हो। सो ब्रूस्टल एंगल और पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों इस कंडीशन में, 56.3 डिग्री। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.9। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम। कहाँ इंसिडेंट हो रहा है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ कितना है इसका, 5000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो बच्चों रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ क्या होगी और रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमें वे कैलकुलेट करने हैं। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। और सेकंड पार्ट में पूछा गया बच्चों कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के नॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इंसिडेंट रे का वेवलेंथ कितना गिवन है बच्चों, 5000 एंगस्ट्रॉम। सिंस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही एक ही मीडियम में होते हैं, दैट्स व्हाई फॉर रिफ्लेक्टेड रे wavelength of light remain constant which is equal to 5000 angstrom. Now अब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो वी नो दैट C इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू इंटू लैम्डा, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, C अपॉन लैम्डा, वेयर C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। सो न्यू इक्वल टू, इसे सॉल्व करें तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाय सॉल्विंग। सो न्यू इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो बच्चों इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी, दोनों ही रे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 इंटू 10 टू द पावर 14। इंसिडेंट रे का वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेड रे का वेवलेंथ, दोनों का ही वेवलेंथ क्या होगा, 5000 एंगस्ट्रॉम, और दोनों की स्पीड भी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होगी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मीडियम अकर्स। सेकेंड पार्ट है बच्चों, पूछा गया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है आपको जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए या नॉर्मल हो जाए। इट मींस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही एंगल क्या होते हैं, सेम। दैट्स व्हाई दिस एंगल आल्सो इक्वल टू आई। इट मींस 2i इक्वल टू 90 डिग्री from question. It means 2i equal to 90, I equal to 45 डिग्री। It means बच्चों अगर हम लाइट को 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करें तो उस कंडीशन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के नॉर्मल हो जाएंगे। Now student let's solve next question, question number 10.10. Estimate the distance for which ray optics is good approximation for an aperture of 4 mm and wavelength 400 nanometer. So student from question क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहां तक रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन हो। इनडायरेक्टली हमें फ्रनल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इट मींस ZF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या क्या गिवन है, एपर्चर गिवन है, इट मींस A इक्वल टू 4 mm, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर,
एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है लैम्डा इक्वल टू 400 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर. इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर. बच्चों ए भी आपको गिवन है और लैम्डा भी गिवन है. वी नो डैट फ्रंटल डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ZF इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा. Put the value of a and lambda in this equation. We have 4 into 10⁻³ whole square upon 4 into 10⁻⁷. By solving, we get frontal distance equal to 4 into 10⁻⁶ into 4 upon 4 into 10⁻⁷. By solving, we get ZF equal to 40 meter. इट मीन्स बच्चों अगर हम लाइट को किसी ऐसे ओपनिंग पे इंसिडेंट कर रहे हैं जिसका एपर्चर 4 mm हो और लाइट जो यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर हो, तो रे ऑप्टिक्स वैलिड कितने डिस्टेंस तक रहेगा, यानी 40 मीटर तक हम रे ऑप्टिक्स को वैलिड मान सकते हैं. यानी 40 मीटर तक हम ये मान सकते हैं कि इस सोर्स से जो लाइट जा रही होगी वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही होगी. बियॉन्ड 40 मीटर वेव ऑप्टिक्स कम इनटू द पिक्चर.